लेसर बाउंड्रीज हो गई हैं आपकी, आपके डिस्कशन के पैनल्स बहुत शॉर्ट हो गए, आपके पास ओपन हो गया कर्वेचर टू डिस्कस थिंग्स अमंगस्ट पार्टीज पीपल्स। ठीक है, प्रोडक्ट आपकी जो है वो अब बाउंड्री डिपेंडेंट नहीं रही। अब आप सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं हो कि आप जो बना रहे हो वो बेचो, या जहाँ बना रहे हो वहीं बेचो। पूरी दुनिया आपके लिए एक स्मॉल प्लेट के अंदर, स्मॉल कप के अंदर आ गई। तो आपको इन सब के अंदर जो सबसे ज़्यादा हेल्प की ना वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स ने की है। बिकॉज आप सपोज, मैं अपनी बात करूं तो हमारा बहुत सारा मटेरियल जो है ना वी इम्पोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम टर्की, लेकिन वो सारा मटेरियल टर्की में नहीं बन रहा, वो बन रहा है कहीं यूएसए में बन रहा है, यूएसए की भी डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ बन रहा है, वहाँ से कंसोलिडेट होके टर्की आ रहा है और टर्की से हम उसको पिकअप करते हैं। लेकिन जब हम डीप डाउन जा रहे हैं ना अपने कोर्स के अंदर, या डीप डाउन जा रहे हैं चीज़ों के अंदर, तो अब हम ऑपरेशनल इश्यूज को बहुत डिस्कस करते हैं। ऑपरेशनल इश्यूज क्या होते हैं? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के अंदर सबसे बड़ा ऑपरेशनल इशू होता है कंटेनर रिफिलिंग का। आपके सप्लायर के साथ आपकी जो भी इनको टर्म डिस्कस हुई होती है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि लोडिंग एंड अनलोडिंग का। तो अगर लोडिंग एंड लोडिंग खास तौर पे सप्लायर की जिम्मेदारी है ना, या आपके वेंडर की जिम्मेदारी है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है इस बात के अंदर ना, वो आपको खुशी पेन देता है। वो कैसे कि आपको कहता है आप खाली कंटेनर छोड़ के जाएं, मुझे लोड करने में एक दिन लगेगा, अगले दिन आप अपना कंटेनर लेके जाएं। तो अब कहने को या समझने को तो ये बात बहुत आसान है कि यार आप खाली कंटेनर छोड़ जाएं कल ले जाएं, लेकिन अगर इसको रियलिस्टिक सिनेरियो में समझो, तो एक गाड़ी पहले जहाँ भी कंटेनर पार्क है वहां से उसको पिक करती है, वहां पे आपको एक लोडिंग इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि ट्रेल्स होते हैं ये ना लंबे चौड़े ट्रेल्स होते हैं जिनके ऊपर ये रखा जाता है कंटेनर। फिर ट्रेल्स के ऊपर रखने के लिए आपको लोडिंग मैकेनिज्म चाहिए, फिर अनलोड करने के लिए आपको लोडिंग मैकेनिज्म चाहिए, जो भी क्रेन्स हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको चाहिए जिनसे आप इसको अनलोड कर सकें। इसके बाद जहाँ पे आप इसको डिप्लॉय करेंगे, जब वो फिल हो जाएगा, फिल करने के बाद आपको एक लोडिंग मैकेनिज्म चाहिए कि जो ट्रेल पे रखेगा, और उसके बाद आपको अनलोड करने के लिए कि जहाँ पे लेके जाना है वहाँ पे अनलोड करने के लिए आपको एक मैकेनिज्म चाहिए। ठीक है ना? तो समझने की बात यह है कि इन द रियल टाइम सिनेरियोज 3PL challenges are very complex। ठीक है, बट जो स्टैंडर्ड 3PL सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है ना, दे आर मास्टर ऑफ देयर वर्क। तो वो आपको इन सारे चैलेंजेस से बड़े इजीली मैनेजेबल तरीके से निकाल देते हैं, क्योंकि उनका रोज का काम होता है। उनके वहाँ पे कॉन्टेक्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, या कभी कभार मोस्ट ऑफ द सिनेरियो के अंदर कुछ कंट्रीज के अंदर उनके डेडिकेटेड पर्सन होते हैं, तो उससे आपका काम आसान हो जाता है। यही 3PL सर्विसेज प्रोवाइडर हैं कि जिनकी वजह से आज हम पाकिस्तान में बैठे हुए चाइना से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, यूके में सेल कर रहे हैं, और हम सिर्फ अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे ट्रैकिंग देख रहे हैं, अपडेट देख रहे हैं, और ये सारा हमारे लिए मैनेज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये लॉजिस्टिक रिलेशनशिप के अंदर होता क्या है कि यार जब बहुत सारी कंपनीज अपने सप्लाई चेन पार्टनर के साथ काम कर रही है ना, तो उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज क्या होती हैं कि आप सबसे पहले तो एक सक्सेसफुल सप्लाई चेन रिलेशनशिप डेवलप कर सको और उसको इम्प्लीमेंट कर सको। डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग आर टू डिफरेंट टास्क, बट दे आर बोथ रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने रिलेशनशिप पे, आप अपने सपोर्ट डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट होते हो, और इस डिपेंडेंसी की वजह से यू कम अक्रॉस विद डिफरेंट बेनिफिट्स, पर्क्स, जो कि आपको आपका सर्विस प्रोवाइडर, आपको आपका वेंडर दे रहा होता है। और इसके लिए आपको उसके साथ एक कोलैबोरेटिव अप्रोच चाहिए होती है, जो जिससे आप अपने सप्लाई चेन के ऑब्जेक्टिव्स जो है ना उनको अचीव कर सको। आपके सप्लाई चेन के मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं जरा, ये जो है ना अगर आप कहीं लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा कि आपके सप्लाई चेन के ऑब्जेक्टिव होते हैं टू अटेन द प्रोडक्ट, एक्वायर द प्रोडक्ट इन आइडियल टाइम विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है ना? आपके सप्लाई चेन के मेजर ऑब्जेक्टिव तीन ही होते हैं कि किसी प्रोडक्ट को अटेन या एक्वायर करना, आइडियल टाइम के अंदर एक्वायर करना, एंड मिनिमम कॉस्ट के अंदर एक्वायर करना। ये तीन आपके मेजर सप्लाई चेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है? और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें असल बात क्या देखनी होती है। असल बात सिर्फ एक ही होती है कि आपकी वैल्यू क्रिएशन कितनी हो रही है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से।
अगर ये वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रही है, वैल्यू क्रिएशन नियर टू जीरो हो रही है, तो आप क्या करेंगे? आप बेसिकली अपने 3PL को इन सोर्स वापस कर लेंगे, वो पूरा डिपार्टमेंट आप अपने पास बना लेंगे, आप खुद ही ये सब काम मैनेज कर रहे होंगे। अगर वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रही, तो वैल्यू क्रिएशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ द वर्क डन बाय द 3PL पार्टीज, एवरीथिंग इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब सप्लाई चेन के अंदर हम किन दो रिलेशनशिप्स की बात करते हैं? एक होता है वर्टिकल रिलेशनशिप और एक होता है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। वर्टिकल रिलेशनशिप होता क्या है कि आप अपने रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, जो ओवरऑल सप्लाई चेन है आपकी एक लाइन के अंदर, उसके साथ आपका जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है, उसको हम वर्टिकल रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं। कि जो रिटेलर से लेके ऑल द वे टूवर्ड्स द मैन्युफैक्चरर जाती है, या मैन्युफैक्चरर से लेके ऑल द वे टूवर्ड रिटेलर जाती है, ये चेन वर्टिकल होती है। और दूसरी आती है आपकी हॉरिजॉन्टल चेन। हॉरिजॉन्टल चेन ये होती है कि आपकी कोऑपरेटिंग या पैरेलल फर्म्स इन सप्लाई चेन, सच एज ट्रांसपोर्टेशन फर्म है, वेयर हाउसिंग फर्म है, जो कि सेम कस्टमर को सर्व कर रही हैं, वो आपस में जो कोऑपरेशन करती हैं, ठीक है ना। अब मतलब ये बातें तो किताबी है ना कि हाँ यार ऐसा भी होता है, लेकिन रियल टाइम में अक्सर ऐसा होता है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, हम अभी एक कोई काम कर रहे हैं और हमें कोई इस्लामाबाद लाहौर कोई गाड़ी भेजनी है। आपने अपना सामान दिया और आपने कहा भाई मुझे जो है ना ये LCL कार्गो भेजना है, मैं FCL के पूरे पैसे नहीं दे सका, नहीं दे सकता या नहीं देना चाह रहा, या मेरा FCL का कार्गो नहीं है। तो होगा क्या, होगा ये कि आपका जो कोऑपरेटिंग फर्म है ना, वो कांटेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और अल्टीमेटली वो मतलब अपनी कॉस्ट को एक्वायर करने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, बता देंगे कि यार मेरा भी कार्गो जाना है, सेम डे भेज देते हैं, एक एक दूसरे के साथ भेज देते हैं, ताकि जो लेके जा रहा है उसकी कॉस्ट कम से कम हो, उसको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऐसे मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी, वेयर हाउसेस के पास भी, कि जहाँ पे सेम कस्टमर को सर्व करने का वो बेनिफिट भी उठाते हैं, और सेम कस्टमर को सर्व करने की वजह से उनको एक दूसरे को सपोर्ट करने का मौका भी मिलता है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स रिलेशनशिप होते क्या है? लॉजिस्टिक्स रिलेशनशिप में सबसे पहली बात है इंटेंसिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कि कितने हद तक, किस इंटेंसिटी तक आप अपने वेंडर को अपनी फर्म के अंदर कोऑपरेटिव नेचर के साथ कोलैबोरेट या इंटीग्रेट करवा रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई मॉनेटरी बेनिफिट शो नहीं करोगे ना, तो वेंडर रिलेशनशिप जो है ना, वो आपको बिल्कुल जीरो या कोई कोलेबोरेशन नहीं नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस या पार्टनरशिप करोगे, तो आपको उसकी सपोर्ट भी मिलती रहेगी, और अल्टीमेटली उसकी सपोर्ट का आप बेनिफिट भी इंजॉय कर सकोगे, ठीक है ना। तो होता क्या है, सबसे हम जनरली जो अपने वेंडर के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, उसको हम कहते हैं आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को आर्म्स लेंथ कहा क्यों जाता है? सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि उसको आप अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में, टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग में अपने साथ कोलैबोरेट नहीं करवा रहे होते। आप सिर्फ और सिर्फ उसको ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप रखते हो कि भाई ये मेरा काम है, काइंडली ये कंप्लीट करें, और बस। वेंडर भी आपके अंदर कोई खास इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा होता, वो भी कहता है यार ठीक है, दिस इज अ ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप, मुझे कोई काम दिया गया है, ये काम कंप्लीट करेंगे, एंड देन अल्लाह हाफिज, ठीक है। बट आप जब कोलैबोरेटिव एफर्ट के अंदर आते हो, तो आप वेंडर को अपने साथ पार्टनर बना लेते हो, ठीक है ना। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में ज्यादातर वेंडर्स आपके पार्टनर होते हैं। कैसे? आप पहले दिन से, फर्स्ट डे, आप जब डिस्कशन पैटर्न स्टार्ट करते हो ना अपने सप्लायर के साथ, तब से इसको अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हो। इसको समझाने के लिए ना मुझे आपको डायग्राम दिखानी, एक मिनट रुकिएगा। जो मैं कोलैबोरेटिव एफर्ट की बात कर रहा हूँ ना, वो होता क्या है, वो होता इसी सिनेरियो में स्टार्ट होता है, जब हम अपने सप्लायर्स को, अपने वेंडर्स को ना इस मेथोडोलॉजी के जरिए काम करते हैं। ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट मेथोडोलॉजी क्या होती है कि आप जो है वो कोर्ट की रिक्वेस्ट करते हैं, वेंडर को सिलेक्ट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं रेट्स को, फिर ऑर्डर कंफर्म करते हैं, फिर अपनी शिपिंग को डिटरमाइन करते हैं, या फिर अपने 3PL को अपने साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं। जिससे नुकसान क्या होता है कि आपकी शिपिंग कॉस्ट जो है ना, वो बिल्कुल प्रोक्योरमेंट साइकिल के एंड पे आपको मिलती है, ठीक है। आपके पास कंपेटिटिव कोटिंग नहीं हो सकती, और कॉस्ट जो है ना,
वो आप अपने वेंडर के साथ निगोशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज आप उस वक्त मजबूर हो गए होते हो। आपको बस फाइन एंड सोल्यूशन चाहिए होता है आपको, आप ज़्यादा सोचने समझने की उस वक्त कुवत नहीं होती है आपके अंदर। आप कहते हैं बस जो मिल रहा है ना कर दो, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है। और अक्सर और बेशतर ये फायर फाइटिंग सिचुएशन के साथ एज सप्लाई चेन मैनेजर, एज लॉजिस्टिक्स मैनेजर हम डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अक्सर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की और लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट की अलाइनमेंट नहीं होती, जीरो अलाइनमेंट होती। और इस जीरो अलाइनमेंट की वजह से अल्टीमेटली इन लॉन्गर रन कंपनी को मिलियंस एंड मिलियंस का लॉस हो रहा होता है। क्योंकि देखो, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में आपको बहुत रियल टाइम इंस्टेंसेस बताता हूँ कि सप्लाई चेन डिपार्टमेंट या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के साथ अलाइन नहीं होता। इससे होता क्या है कि शिपमेंट पोर्ट पे पहुंच जाती है, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को खबर नहीं होती, फाइनेंस को खबर नहीं होती, या फाइनेंस को पता होता है लॉजिस्टिक्स को नहीं पता होता। वो अपनी लास्ट मिनट अरेंजमेंट्स करते हैं और अनलोडिंग की, ऑफलोडिंग की, और जिसकी वजह से आपको अल्टीमेटली हैवी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। लेकिन हम जब हम पढ़ रहे हैं लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, जब हम पढ़ रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो हमें फिर उसी तरीके से एक्ट करना है। वही मतलब जो कि एक आइडियल केस सिनेरियो है कि हम जैसे अपना वेंडर सेलेक्ट करें ना, अपने लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को ऐड कर लें। हम एट मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान बहुत सालों के बाद हमने ये बात समझी है कि यस, दिस वर्क्स। हम कोटेशन लेते वक्त ही ना सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को ऐड कर लेता है, ताकि अगर कोई ऐसी अनफोर्सिन इवेंट है, फॉर एग्जांपल ऐसी ऐसा कोई सप्लायर है कि जिससे हम रेट निगोशिएट नहीं कर सकते, तो हम उससे लॉजिस्टिक्स रेट निगोशिएट कर लेते हैं। अगर हम कोई इनकोटम पे बात कर रहे हैं और हम एज सप्लाई चेन देख रहे हैं कि यार ये इनकोटम हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं यार, इस इनकोटम पे तो हम काम ही नहीं कर सकते, तो वो भी ऑन द स्पॉट पता चल जाता। तो और इसके साथ साथ मल्टीपल इंस्टेंसेस के आपको लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को पता होता है कि यार ये ऑर्डर कब रेडी होगा, कब पिकअप करना है, कौन सा 3PL प्रोवाइडर लगाना है, यहाँ पे क्लियरेंस कैसे होगी, हैंडलिंग कैसे होगी। तो वो पहले से तैयार होता है और किसी चीज़ का ब्लेम गेम आप पे एंड ऑफ द साइकिल पे कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो एज प्रोक्योरमेंट मैनेजर, एज लॉजिस्टिक्स मैनेजर हम क्या कहते हैं कि हम लॉजिस्टिक्स मैनेजर को ना बिल्कुल वेंडर सिलेक्शन के वक्त ही ऐड कर लेते हैं। फिर आपकी शिपमेंट रिक्वेस्ट को वो बिड आउट कर लेता है, आपकी शिपमेंट रिक्वेस्ट तैयार कर लेता है, आपका शिपिंग मैनिफेस्टो तैयार कर लेता है, और अल्टीमेटली वो शिपमेंट मैनेज करके आपकी प्रोडक्ट को पार एंड तक रिसीव करवा सकता है, ठीक है। ये एक लॉजिस्टिक्स मैनेजर का आइडियल केस सिनेरियो होता है। तो ये तब हो सकता है कि जब हम पार्टनरशिप एफर्ट रखें अपने लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट से। और कई मरतबा बहुत सारी सप्लाई चेन्स के अंदर लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट में ले लेता है, लॉन्ग टर्म के लिए पार्टनरशिप में ले लेता है। तो आपको भी पता होता है कि यार आपने किससे कोलैबोरेट करना है, तो बजाय इसके कि आप वेट करो कि लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट अलाइन करे, आप ऑटोमेटिकली उसके साथ अलाइन हो जाते हो अपने थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के साथ। और आप कहते हैं कि ठीक है सर, पहले दिन से आपको ईमेल में रख लिया, ये हमारा लॉजिस्टिक्स पार्टनर है। वो फिर पिकअप एरिया, पिकअप डेट, पिकअप टर्म, सारी चीजें बिल्कुल स्टार्ट से ही नेगोशिएट कर रहा होता है आपके सप्लायर के साथ, क्योंकि सप्लायर का अपना लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है, आपका 3PL डिपार्टमेंट होता है। आप दोनों को एक साथ अलाइन कर देते हैं और वो जो भी बात करनी है, जो भी डिस्कशंस करनी है, वो करते रहते हैं, ठीक है। और इससे भी एक एक वन स्टेप आगे वो है स्ट्रेटेजिक, कि आप अपने 3PL सर्विस प्रोवाइडर से पूछें कि यार व्हाट वी हैव टू डू, हम उससे सब सजेशन लें, हम उससे ऑप्शन, और वो साथ ही साथ आप आपको अपडेट भी करता रहे कि यार अगर आपने कोई सामान मंगवाना है तो अभी मंगवा लें, अगले महीने ये प्रॉब्लम आने वाली है। वो आपको फोर्सी करके चीजें बता रहा होता है, क्योंकि आप उसके साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में होते हो। इस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में होने की वजह से, और इस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का फायदा क्या होता है कि आपका कॉस्ट एंड बेनिफिट उसके कॉस्ट एंड बेनिफिट के साथ अलाइन हो जाता है। वो कहता है कि मेरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सेम है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको बेहतर से बेहतर कर सकें, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स रिलेशनशिप में इंटेंसिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट हमने अभी डिस्कस कर ली। इसका जो मॉडल है ना कि आप सक्सेसफुल सप्लाई चेन रिलेशनशिप इन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इस मॉडल के 6 स्टेप्स हैं। ये 6 स्टेप्स आपको डिस्कस करने होते हैं व्हेन यू आर सिलेक्टिंग और एक्वायरिंग सम सर्विसेज इन पार्टनरशिप मॉडल और स्ट्रेटेजिक अलायंस मॉडल बोथ, ठीक है ना। तो
वन बाय वन हम देखेंगे, लेकिन 6 ये स्टेप्स हैं क्या। पहला स्टेप है कि आपने स्ट्रेटेजिक असेसमेंट करनी है। दूसरा स्टेप है कि आपने डिसीजन करना है कि आपको रिलेशनशिप कौन सा फॉर्म करना है। फिर आपने इवेल्युएट करने अपने ऑल्टरनेटिव्स को। फिर ऑल्टरनेटिव इवेल्युएट करने के बाद आपका रिलेशनशिप डिसीजन और स्ट्रेटेजिक असेसमेंट को मिला के आप जो है वो पार्टनर सेलेक्ट करते हैं, अपना स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग मॉडल डिस्कस करते हैं, एंड उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करते हैं उस मॉडल को और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इसका साइकिल है। सबसे पहला होता है स्ट्रेटेजिक असेसमेंट। आपको आपकी लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन नीड्स का सबसे ज़्यादा पता होता है एज सप्लाई चेन मैनेजर। बार बार मेरा एम्फेसाइज है उन सप्लाई चेन डिपार्टमेंट पे यही होता है कि आपको आपकी प्रोडक्ट की हैंडलिंग, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के बारे में बड़ा क्लियर असेसमेंट आपकी होनी चाहिए और बड़ा क्लियर पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, उसकी हैंडलिंग नीड्स क्या है, उसकी हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। और अल्टीमेटली आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल दिस होल सोल्यूशन। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि यार अगर कोई बात कह रहा है कि आपकी प्रोडक्ट फ्रेजाइल है या आपकी प्रोडक्ट की हैंडलिंग थोड़ी सी डेलिकेट है, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले से कि यस मेरी प्रोडक्ट इस तरीके की है भी या नहीं, या देयर इज सम गिमिक। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसके लिए एक वर्डिंग यूज होता है कि टाइम स्पेंड एट द आउटसाइड इज वेल स्पेंड। कि आपको ये देखना होता है कि मेरा जो आउटसाइड है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, और मैं इस आउटसाइड के ऊपर, मैं इस पूरी सप्लाई चेन के ऊपर पूरी कमांड हासिल करके बैठा हूँ या नहीं। तो सब स्ट्रेटेजिक असेसमेंट करते हुए आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होना चाहिए, ताकि उसकी हैंडलिंग एंड जो ट्रांसपोर्टेशन नीड्स है उससे आप क्लियर हो। ठीक है, फिर आप अपने सेकेंड स्टेप पे जाते हैं कि आप डिसीजन पे जाते हैं कि आपने रिलेशनशिप फॉर्म करना है। ठीक है, अगर आप एक्सटर्नल सप्लाई के साथ काम कर रहे हैं तो आप क्या उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज देखेंगे, क्या चीज़ें उसमें एवेल्युएट करेंगे, उसकी एक्सपर्टीज होगी, वो आपके स्ट्रेटेजिक फिट में बैठता है नहीं बैठता, वो उसके अंदर एबिलिटी है या नहीं इन्वेस्ट करने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपका थर्ड पार्टी रिलेशन जो सप्लायर है उसके पास एबिलिटी टू इन्वेस्ट नहीं है ना, तो वो आपको काफी तंग करेगा इन शॉर्टर एंड लॉन्गर रन। बिकॉज एक सिंपल कंटेनर को एक शहर, एक मुल्क से मूव करने से दूसरे मुल्क तक लाने में कुछ 4-5 हज़ार डॉलर लग जाते हैं। और अगर उसके अंदर आपने डीडीपी शामिल किया हुआ है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, उसमें क्लियरेंस भी है, उसमें पोर्ट हैंडलिंग भी है, तो ये तो मतलब लाखों से करोड़ों की बात हो सकती है। अगर आपका जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले तो आपकी प्रोडक्ट कैसी है, आपकी प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्या है, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या है, नंबर वन। नंबर टू ये कि अगर आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं और वो आपके साथ जो है वो कंफर्टेबल नहीं है पेमेंट टर्म्स के अंदर, तो वो आपको शॉर्टर या लॉन्गर रन में ब्लैकमेल भी कर सकता है, शॉर्टर या लॉन्गर रन में आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। आपको ये देखना होता है कि जो आपका लॉजिस्टिक्स पार्टनर है वो कितना वेल्दी है, कितना उसके अंदर एबिलिटी टू इन्वेस्ट है, कितना एबिलिटी टू रिस्ट्रेन है। क्योंकि कंपनीज जो है ना वो हर वक्त कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होती। कभी कभार दे दे हैव टू वेट फॉर सम इनफ्लो, सही इनफ्लो की वेट करना होता है। कभी कभार उनको इस बात का वेट करना होता है कि यार जो पैसा हमने कहा था आ जाएगा वो आया नहीं है, तो आपका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर जो है वो आपको बता रहा होता है कि क्या चीज़ें आपकी पोर्ट पे आई हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को डिसाइड करना होता है, ताकि वो आपके लिए आपका काम बेहतरीन तरीके से कर सके। ठीक है ना, इसमें आपके चैनल पार्टनर्स आपके फैसिलिटेटर्स बन जाते हैं आपकी पार्टनरशिप मॉडल के अंदर, और अल्टीमेटली दे हेल्प यू इन ग्रो एंड मेक योर कंपनी अ बेटर वन। ठीक है ना, तो आप जब आप किसी रिलेशनशिप को कोऑपरेशन में बदल रहे हैं तो आपको उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज पता होनी चाहिए, उन कोर कॉम्पिटेंसीज का आपके साथ लिंक होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। इसमें आप डिफरेंट ड्राइवर्स एंड फैसिलिटेटर्स को अकॉर्डिंग टू वेटेज, अब अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ योर प्रोडक्ट ऑफ योर सप्लाई चेन आप इवेल्युएट करते हैं और बेस्ट केस सिनेरियो बनाते हैं अपने लिए। ठीक है, तो इसमें आपका डिसीजन ये होता है कि आपका टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है, आप किस फैक्टर को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं।
पहली बात। दूसरी बात, आपका रिलेशनशिप टाइप क्या होगा। तीसरी बात, आपके अंदर आपने जो पार्टनर्स जिनको एवेल्युएशन के अंदर रखा है, उनकी अपनी पोटेंशियल क्या है, वो किस हद तक आपके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनकी एक्सपर्टीज कौन कौन से ममालिक में है, ठीक है। आप सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर इसमें देखा जाए ना, तो उसमें यही है कि उनकी एक्सपर्टीज जो है ना, जिनको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से मुल्कों में उनकी एक्सपर्टीज है, ठीक है। अगर एक्सपर्टीज जिन मुल्कों में आपने काम करना है उन्हीं मुल्कों में है तो वेल गुड। अगर नहीं है तो क्या पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट है, क्या ऐसा है कि अगर आप उनको काम दें तो वो पोटेंशियल है उनके अंदर डेवलप करने का। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज़ है कि आप उन्होंने प्रीवियसली किस किस के साथ काम किया हुआ है, ठीक है ना, उनका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, कहाँ है, ठीक है। तो आपको सारे फंक्शनल मैनेजर्स को ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस में रखना होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब अगर फाइनेंस वाला, सेल टैक्स वाला, लॉजिस्टिक्स वाला और सप्लाई चेन वाला एक फोरम पे बैठ के इसको डिस्कस करें, और एक फोरम पे बैठ के सप्लाई अपना थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स डिसाइड कर रहे हो, तो इससे बहुत सारी क्वेरीज जो कि बाद में जनरेट हो सकती हैं, वो करंट केस में, करंट सिनेरियो में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और इससे कंपनी को भी फायदा होगा और एज सप्लाई चेन मैनेजर आपको भी फायदा होगा, ठीक है। फिर आपका चौथा स्टेप ये होता है कि आपने पार्टनर सिलेक्शन करनी है, ठीक है। तो आप जब सारी बेसिस के अंदर, सारी चीज़ों के अंदर डिस्कशन करने बैठे, तो हमेशा याद रखिएगा, निगोशिएशन का इकलौता सबसे पहला उसूल ये है कि यू मैक्सिमाइज योर बाय इन। अच्छा, इस वर्ड को या इस लाइन को ना सिर्फ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक मत रखना। कभी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कभी कोई चीज़ निगोशिएट कर रहे हो, ये बात याद रखना कि मैक्सिमाइज योर बाय इन। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट हैंड में जितनी चीज़ें आप मनवा सकते हो ना, या फर्स्ट हैंड में जितनी चीज़ों को एक्वायर कर सकते हो, वही आपके हाथ में है। बाद में हो जाएगा, 6 महीने बाद हम ये कर लेंगे, 4 महीने बाद हम ये कर लेंगे, ये जनरली वर्क नहीं करता एक प्रोफेशनल सप्लाई चेन रिलेशनशिप है ना। जनरली आप मैक्सिमाइज करते हो अपने बाइन को, जितना मैक्सिमम आप निचोड़ सकते हो ना, स्क्वीज कर सकते हो। पहली शॉट में जब बाइन कर रहे हो, जब उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, उसको कर लो। कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर करने के बाद, या अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो अगर आपकी जॉब सिलेक्शन हो रही है और वो आपका एचआर वाला कह रहा है कि यार 4 महीने बाद हम आपके लिए ये कर देंगे, 6 महीने बाद आपके लिए कर देंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सब चीज़ें नहीं हो पाती ना। तो आप कोशिश करें कि अपना बाय इन मैक्सिमाइज करें, अपने अपने आप को मैक्सिमम तरीके से पूरी कोशिश करें कि आप जो है वो मैक्सिमम गेन कर लें फर्स्ट शॉट में। यही आप अपने पार्टनर सिलेक्शन के वक्त करें कि मैक्सिमम कोशिश करें कि जो भी आपकी बाय इन पॉइंट्स है ना, वो ऑन द स्पॉट डिस्कस हो जाए, बात की कहानी ना हो, ठीक है। इसके बाद आपका स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग मॉडल, कि आप अपने ऑपरेशंस को, अपनी कोलैबोरेटिव एफर्ट को, अपने सप्लाई चेन रिलेशनशिप को चलाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो आप प्लानिंग के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल रखेंगे, क्या उनके कुछ, आप जिस पार्टनर को सिलेक्ट करें उनका अपना कोई प्लानिंग डिपार्टमेंट है, यस, तो उसको अपनी प्लान्स, अपनी चीज़ें फॉरवर्ड करें, ताकि वो आपके साथ पूरे साल के लिए अलाइन हो। आप उसको बता दें कि यार एक्सपेक्टेड डिलीवरी लीड टाइम जो है ना, ये हैं, इन महीनों में हम प्रोक्योरमेंट करेंगे, इन महीनों में आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि एक चीज़ होती है ना कि यार उसके पास रिसोर्स इफेक्टिविटी आए और वो अपने शेड्यूलिंग में आपको शामिल कर ले। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट के अंदर वो आपको या आप उसको कोई सरप्राइजेस दे रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, कंटेनर्स हैं, कंटेनर हैंडलिंग है, पोर्ट हैंडलिंग है, फिर फाइनेंसिंग है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। फिर आपके कंट्रोल्स, कम्युनिकेशन, रिस्क रिवॉर्ड शेयरिंग है नहीं है, क्या आप उसको ऐसे पार्टनरशिप मॉडल के अंदर रख देंगे जिसके अंदर उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ शामिल हो जाएगा। फिर ट्रस्ट एंड कमिटमेंट लेवल आपका उसके साथ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट स्टाइल क्या होगा, आप उसको कोई लीगल बाउंडिंग लेके आते हैं नहीं आते, क्योंकि the third party logistics provider will be handling millions and trillions rupees of your product। तो आप उसके साथ ट्रस्ट एंड कमिटमेंट लेवल क्या चाहते हैं या क्या रख सकते हैं, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टाइल क्या होगा, ठीक है, फिर आपका स्कोप ऑफ रिलेशनशिप क्या होगा, आप किस तरीके का उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे, और अल्टीमेटली आपकी और उसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या होगा, आप और वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे होंगे एक दूसरे का, ठीक है। फिर आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप,
इम्प्लीमेंटेशन इन कंटिन्यूस, बातें हो गई, डिस्कशन हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए, पेपर भर गए, फाइल्स भर गई। अब क्या करना है, अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है और फिर उसको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है। इम्प्लीमेंट तो कर दिया, इम्प्लीमेंट करने के बाद कंटिन्यूस ऑडिट्स करने, और उन ऑडिट्स को करते हुए उसको आपने वेरीफाई करना है कि जो चीज़ें उन्होंने उसने और आपने डिस्कस की थी, डिसाइड की थी, वो रियल में इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फ्रोजन या रेफर के ट्रक जो होते हैं ना, उनकी जिस दिन से लॉक होता है कंटेनर, मीन्स अगर आपने चाइना से पिक किया है, दुबई से पिक किया है, कहीं से पिक किया है, जिस दिन से एक आपने उसको पिक किया है ना, उस दिन से जब वो लॉक होता है, लॉक होने के बाद उसमें एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो कि एक लॉग मेंटेन कर रहा होता है कि ओवर द कोर्स, क्योंकि रेफर का सप्लाई चेन या रेफर का साइकिल जनरली शॉर्ट होता है, तो ओवर द कोर्स अगर 30 डेज, 15 डेज, 20 डेज लगे हैं उसको आपके पास पहुंचने में, तो उस दौरान उसका टेम्परेचर क्या मेंटेन हुआ है, ठीक है ना। आप वो लॉग उतारते हैं, लॉग एक डिवाइस टाइप का होता है, उसमें से जैसे आप इंच टेप के अंदर से आप खींचते हैं तो एक कैसे स्ट्रिप निकलती है, ऐसी स्ट्रिप निकलती है, उस स्ट्रिप को आप इवेल्युएट करते हैं और आप देखते हैं कि ओवर द कोर्स कहीं टेम्परेचर अब्यूज तो नहीं हुआ। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है और बहुत नेग्लिजिबल है। अगर आप कंटेनर हैंडलिंग की तरफ देखें, जिन जिन क्वांटम के कंटेनर हैंडल हो रहे होते हैं, उनके हिसाब से बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ, ठीक है, आपका कोई प्रोडक्ट अब्यूज हो गई आप तक पहुंचते हुए, या कोई प्रोडक्ट अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाई, या टेम्परेचर मेंटेन की तो फिजिकल हालत उसकी ठीक नहीं थी, तो आप उस लॉग के जरिए वेरीफाई करेंगे कि किस पॉइंट पे किसकी गलती थी। क्या आपके हैंडलर की गलती थी, या जिस सप्लायर से आपने प्रोडक्ट उठाया उसकी गलती थी। इन एनी केस आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब ये इम्प्लीमेंटेशन एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कैसे है, अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है कि यार ये लॉग मेंटेन होना जरूरी है, ये लॉगर लगा हुआ हो, आपका पोर्ट कंटेनर सील हो और उस लॉगर को जब तक सील ना खोलें तब तक लॉगर नहीं निकल सकता हो, ये चीजें अगर आपका लॉजिस्टिक्स मैनेजर समझता है या लॉजिस्टिक्स मैनेजर इम्प्लीमेंट करता है, तो क्योंकि इंस्टेंस या इवेंट ना हजार या सैकड़ों में एक दफा आता है, लेकिन वो इवेंट डिसाइड करता है कि आपका 3PL प्रोवाइडर आपके साथ कितना मुखलिस था, ठीक है ना। तो फर्म जो है ना, उन्होंने अपनी डायरेक्ट कर दी है अटेंशन ओवर सप्लाई चेन रिलेशनशिप्स, बिकॉज ताकि वो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे मेहनत कर सके, ठीक है ना, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को एक्यूरेट कर सके। और ये 3PL रिलेशनशिप्स ही हैं जो आपको इफेक्टिव कॉस्टिंग में ना बहुत हेल्प करते हैं। आपकी कॉस्टिंग कितनी इफेक्टिव हो सकती है, आप कितनी अच्छी प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं, वो आपकी एक्सटेंड ऑफ रिलेशनशिप डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उन वो अपने थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से या कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक सर्विसेज से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड सप्लाई चेन पार्टिसिपेंट और फैसिलिटेटर्स को ना ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो। सप्लाई चेन ना क्योंकि इवॉल्व हो रही है, सप्लाई चेन एक्सटेंड हो रही है, सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो इन इस कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए, इस कॉम्प्लेक्सिटी को एक्वायर करने के लिए आपको आपकी लॉजिस्टिक्स मैनेजर्स, आपके वेंडर्स, आपके पार्ट उनको पार्टनर्स बनाना जरूरी है। तो ये हम सब क्यों कर रहे हैं, अपनी सप्लाई चेन वैल्यू क्रिएट करने के लिए। सप्लाई चेन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सप्लाई चेन मैनेजर, आप लॉजिस्टिक्स मैनेजर हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर हो, आप फाइनेंस मैनेजर हो, कुछ भी हो, आप सब मिलके सप्लाई चेन के अंदर इस सप्लाई चेन वैल्यू को क्रिएट करने की कोशिश करो। सप्लाई चेन वैल्यू होती क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी अ कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट ड्यू टू इस सप्लाई चेन, ठीक है ना। एक प्रोडक्ट की सप्लाई चेन के ऊपर कस्टमर क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा, आप क्या कस्टमर के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, और उस वैल्यू क्रिएशन के अगेंस्ट कस्टमर क्या पेमेंट देने को आपके लिए तैयार है, क्या आपको क्या पेमेंट देने को वो तैयार है, वो आपकी वैल्यू है, ठीक है। आप एक सबरोजो के ब्रांड का कोल्ड प्रोडक्ट कस्टमर तक प्रोवाइड करते हो, जो चिकन नगेट्स वो घर में 300 रुपए के या 200 रुपए के बना सकता है, वो 800 रुपए के खरीदता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है क्या ये फ्रोजन प्रोडक्ट है, इसके अंदर कितनी मेहनत एक्वायर होती है, पहले आप उसको बनाते हैं, फिर ब्लास्ट फ्रीज करते हैं, फिर रेफर के कंटेनर में डालते हैं, और रेफर के कंटेनर से उसके हैंड ऑफ यूज तक, फैक्ट्री से उसके हैंड ऑफ यूज तक पहुंचाते हो। तो ये आप एक सप्लाई चेन वैल्यू क्रिएट करते हो। इस वैल्यू की क्रिएशन के अंदर आपका एज लॉजिस्टिक्स मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर लॉजिस्टिक्स नहीं है या अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो
पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ यूज तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो इसी वैल्यू क्रिएशन चेन के अंदर आप सप्लाई चेन वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। तो अब हम 3PLs को देखते हैं कि वो करते क्या है हमारे लिए। 3PLs हमारे एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि कंपनी के लॉजिस्टिक्स फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी शामिल है, ठीक है। अब अभी हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज से क्या मतलब है। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स और आउटसोर्सिंग से भी मर्ज करते हैं, ठीक है ना। बट 3PL का जो क्वांटम है ना, वो इन दोनों से बहुत बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स से भी और आउटसोर्सिंग से भी क्वांटम बहुत बड़ा है। ये अब इस क्वांटम को समझने के लिए आप उसी बात को डिस्कस करो कि यार ये वेंडर रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, या स्ट्रेटेजिक अलायंस है। तो 3PLs आर जनरली स्ट्रेटेजिक अलायंस, ठीक है। ये वेंडर या पार्टनरशिप रिलेशनशिप नहीं होते, ये सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे क्लोज रिलेशनशिप होते हैं सप्लाई चेन के अंदर, जिनको हम स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी कहते हैं। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स है या आउटसोर्सिंग है, तो भी ये काम यही कर रहा होता है, बट क्वांटम उसका या स्कोप उसका थोड़ा सा लिमिटेड होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ 3PL प्रोवाइडर्स क्या क्या है। सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड, दूसरा है वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड, फिर फॉरवर्डर बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड एंड फाइनेंशियल बेस्ड, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बेस क्या होता है कि जो आपको सेट ऑफ लॉजिस्टिक्स ऑफरिंग्स दे रहे हो, ठीक है ना। आपको विद इन द कंट्री, विद इन द सिटी आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और अगर कोई 3PL प्रोवाइडर आपको वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप ये कहेंगे कि वो मेरा जो 3PL सर्विस प्रोवाइडर है, इट्स अ ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड 3PL सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। आप इसके अंदर मल्टीपल चीजें आप उससे एक्वायर कर सकते हैं। आपके हैंडलिंग है, आपकी लोडिंग है, अनलोडिंग है, लॉजिस्टिक्स है, ये सारी चीजें आपकी ट्रांसपोर्टेशन बेस या ट्रांसपोर्टेशन ऑफरिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफरिंग्स के अंदर शामिल हो जाती हैं। ये सर्विसेज आप, अच्छा, इसके अंदर दो किस्म के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, एक होते हैं लेवरेज और एक होते हैं नॉन लेवरेज, ठीक है ना। लेवरेज सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? ये सीजनल सर्विस प्रोवाइडर भी आप इनको कह सकते हो, लेवरेज सर्विस प्रोवाइडर भी कह सकते हो। इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो आपका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है ना, वो किसी और फर्म के एसेट्स यूज कर रहा होता है। अब इसको समझते हैं कि अगर आपने टोटल के या शेल के कंटेनर देखे हो, तो आपने देखा होगा उन पे शेल की ब्रांडिंग होती है, टोटल की ब्रांडिंग होती है, ठीक है ना। ये लोग होते हैं नॉन लेवरेज सर्विस प्रोवाइडर, कि जिनके अंदर एसेट जो है ना, वो पेरेंट फर्म के लिए पेरेंट फर्म के होते हैं, ठीक है ना। ये टोटल या शेल के ही एसेट्स होते हैं, जिनको आपके लॉजिस्टिक्स मैनेजर यूज कर रहे होते हैं, या आपका जो 3PL प्रोवाइडर है उसने वो एसेट एक्वायर किया हुआ होता है, वो आपके लिए डेडिकेटेड होता है, वो किसी और के लिए यूज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता कि टोटल के कंटेनर के अंदर शेल का डीजल चला जाए और शेल के कंटेनर के अंदर टोटल का डीजल चला जाए। ये बिल्कुल प्योरली पेरेंट फर्म के लिए डेडिकेटेड होते हैं या पेरेंट फर्म के ओन एसेट होते हैं। लेकिन जो मार्केट का नॉर्म है, या जो 70-80% जो ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, वो लेवरेज सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कि जिनके अंदर होता ये है कि ड्राइवर किसी और का होता है, एसेट किसी और का होता है, या ड्राइवर और एसेट एक ही बंदे का होता है, लेकिन वो नॉन लेवरेज होता है, वो लेवरेज होता है, वो किसी के लिए भी सामान उठा सकता है, किसी का भी सामान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचा सकता है। तो ऐसे अब इन दोनों की वजह क्या बनती है? सबसे पहले तो डेलीगेसी ऑफ प्रोडक्ट है। अब टोटल ये शेल है, उनके डीजल्स की मिक्सचर डिफरेंट है। उनको पता है कि कौन सा डीजल किसका है, किस मशीन के लिए या किस चीज के लिए है। या फॉर एग्जांपल अगर आप नेचुरल गैस की, एलपीजी के बाउजर्स की बात करें, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंड डेलिकेटेड किस्म का प्रोडक्ट होता है, और इसके अंदर हेरा फेरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करते हैं कि वो नॉन लेवरेज सर्विस प्रोवाइडर के जरिए ट्रांसपोर्ट हो। लेकिन अगर आपकी कॉमन चीज़ है, आपके कार्टन हैं, आपका पैलेट है, आपके ऐसी चीज़ें कि जिसको हैंडलिंग या बहुत स्पेशल हैंडलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप उनके लिए जनरली लेवरेज सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हो। इन दोनों में कॉस्ट का डिफरेंस होता है एंड एसेट ओनरशिप का डिफरेंस होता है। इसकी एग्जांपल आपके फेडेक्स लॉजिस्टिक्स है, आपका यूपीएस है, आपका टीसीएस है। ये सारे लॉजिस्टिक्स जो है, ये आपके लिए लेवरेज एंड नॉन लेवरेज दोनों तरीकों से काम कर होते हैं। फिर आते हैं आपके वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेस, ठीक है ना, कि जो आपको आपकी जरूरत के मुताबिक वेयर हाउसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज दे रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यूनिलीवर का सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, यूनिलीवर के 6 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो वो ये डिस्ट्रीब्यूशन या वेयर हाउसिंग जो आपको थर्ड पार्टी दे रही होती है,
वो आपका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है ऑन वेयर हाउस या डिस्ट्रीब्यूशन बेस। अब इसके अंदर ये बात समझना जरूरी है कि ये वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन बेस है, ये आपको वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज दे रहे हैं और आपका प्रोडक्ट कभी कभार 0 से 100 हैंडल कर रहा है, ठीक है ना। आपके प्रोडक्ट को आपके वेयर हाउस से निकल के रिटेलर तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी इनकी होती है। तो इसके अंदर बहुत आ जाते हैं। सिर्फ वेयर हाउस बेस है तो वो आपको सिर्फ वेयर हाउस दे रहा होगा, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन बेस है तो वो आपके लिए लॉजिस्टिक्स भी हैंडल कर रहा होगा और आपके लिए अल्टीमेटली प्रोडक्ट हैंडलिंग भी कर रहा होगा और आपके लिए ऑर्डर मैनेजमेंट भी कर रहा होगा कि आपका ऑर्डर आएगा तो वो उसको पिक पैक करके और रिटेलर तक पहुंचाएगा। इसको जनरली एक वर्ड यूज होता है, पिक पैक शिप सर्विसेज। ये पिक पैक शिप सर्विसेज जो है ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड मॉडल होते हैं कि आपका जब ऑर्डर मैनेजमेंट साइकिल भी उनके पास होता है, वो आपके ऑर्डर्स भी मैनेज कर रहे होते हैं, आपका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करना होता है, ठीक है। फिर आते हैं आपके फॉरवर्डर बेस। अब ये जो है ना, ये जनरली जो है ये एक मिडलमैन का रोल कर रहे होते हैं। ये आपको सिर्फ फॉरवर्डर बन के आपका काम कर रहे होते हैं। फॉरवर्डर का मतलब क्या होता है कि आपने किसी कंट्री से काम करना है, उस कंट्री के अंदर आपका एसेट नहीं है, तो आप एक 3PL प्रोवाइडर को हायर करते हो। वो क्या करता है, वो उस कंट्री के अंदर आपकी सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है। हो सकता है उसके पास एसेट हो सकता है उसके पास कोई एसेट ना हो, जीरो एसेट हो, लेकिन उसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हों और वहाँ के लोकल कंपनीज के साथ उसकी डील्स हुई भी हों, तो वो आपके लिए आपकी प्रोडक्ट को पर्टिकुलर कंट्री से पिक भी करता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी मैनेज करता है, उसकी वहाँ पे लोकल वेयर हाउसिंग भी मैनेज करता है, पोर्ट तक लाना, पोर्ट हैंडल करवाना, पोर्ट के चार्जेस देना, फिर उसके लिए वेसल बुक करवाना और वेसल बुक करा के अल्टीमेटली उसको पाकिस्तान तक पहुंचाना। ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स को हम फॉरवर्डर बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं और इनका रोल आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं आपके फाइनेंशियल बेस। अब फाइनेंशियल बेस दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। एक तो वो है कि जो आपके लिए पेमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सप्लायर्स हैं कि जो बैंक कॉन्ट्रैक्ट एलसी नहीं मानते, ठीक है, बट पाकिस्तान के अंदर आप बैंक कॉन्ट्रैक्ट या एलसी के बगैर इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स को आप हायर करते हो कि जो एस एजेंट बन के आपके लिए प्रोडक्ट को मंगवाते हैं। हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में जब इस्लामिक पढ़ रहे थे तो वकील वकाला एग्रीमेंट देखा था। ये वकाला एग्रीमेंट बेसिकली आपका फाइनेंशियल बेस 3PL सर्विस प्रोवाइडर बनता है। वो आपके आपके बिहाफ पे पेमेंट करता है, पूरी लॉजिस्टिक्स उठाता है और आपको जब डीडीपी कॉस्ट देता है कि आपके पाकिस्तान के अंदर डिलीवर्ड ड्यूटी पेड करके ये आपको कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है ना। इसके अंदर पेमेंट भी उसकी, सारी झंझट भी उसकी, ठीक है। लेकिन आजकल एक और टाइप ऑफ फाइनेंशियल बेस्ड प्रोवाइडर आए कि जो आपके लिए ऑडिट या क्या कहेंगे इसको, प्रोडक्ट की सैम्पलिंग, प्रोडक्ट की टेस्टिंग, प्रोडक्ट की ऑडिट कर रहा है आपके लिए, प्रोडक्ट की मैं वर्ड नहीं देख पा रहा, लेकिन आपके लिए प्रोडक्ट को चेक कर रहा है वहां जाके। अब आपने चाइना से कोई सामान बनवाया है और आप डेट श्योर होना चाहते हैं कि यार ये जो सामान बनवाया है यही सामान आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स को हायर करते हैं कि जो आपके लिए इंस्पेक्शन सर्विसेज देते हैं। ये वर्ड इंस्पेक्शन है कि वो आपके लिए इंस्पेक्शन सर्विसेज देते हैं। आप उनको पैसे देते हैं, वो चाइना में आपकी जगह जाते हैं, वहाँ चेक करते हैं आपका प्रोडक्ट, तस्वीरें खींचते हैं, बिल ऑफ एंट्री को साइन करते हैं और वो बिल ऑफ एंट्री और तस्वीरें आपको भेजते हैं जब आप उनको पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसे भी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको पेमेंट, ऑडिटिंग, इंस्पेक्शन सर्विसेज दे रहे हैं, वो आपके फाइनेंशियल बेस 3PL सर्विस प्रोवाइडर है। और आखिरी बट बहुत इंपॉर्टेंट वो है इंफॉर्मेशन बेस। ऐसे सर्विस प्रोवाइडर के जो बिजनेसेस की, लॉजिस्टिक्स की, सप्लायर्स की, मैन्युफैक्चरर्स की आपको वक्तन फवक्तन अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड 3PL सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। अब ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स की जरूरत किनको होती है, जनरली बैंक्स को होती है, ठीक है ना। जो आपकी क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री, आपकी क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री जनरेट हो रही है या जिसके बेस पे आपको फोन आता है आपके क्रेडिट कार्ड बनवाने, होता क्या है, आपका एक डेटा मेंटेन हो रहा होता है। आपकी इनकम कितनी है, आपके स्टेटमेंट्स कैसे बन रहे हैं, आप क्या चीज़ें परचेज कर रहे हैं, आपकी परचेज हिस्ट्री क्या जनरेट हो रही है, इन सब की बेस पे ना आपके एक इंफॉर्मेशन डेटा जनरेट हो रहा होता है कि जो कि कोई मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है ना। और फिर जब वो एक आप किसी बैंक को वो डेटा चाहिए होता है तो वो डेटा इन इन लियो ऑफ मनी
वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप एक नई मार्केट एंट्री करने जा रहे हैं, आपको सप्लायर्स का डेटा चाहिए, वो सप्लायर्स का डेटा प्रोवाइड करते हैं। आपको मार्केट का डेटा चाहिए, आपको सेगमेंटेशन का डेटा चाहिए, आपको साइकोग्राफिक डेटा चाहिए, डेमोग्राफिक डेटा चाहिए, लॉजिस्टिक सर्विसेज का डेटा चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का डेटा चाहिए। ये सारे डेटा जो आपको प्रोवाइड करते हैं, ये आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड 3PL सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। फिर आता है 4PL। 3PL का एडवांस वर्जन है 4PL के, जो मल्टीपल 3PLs को आपके लिए मैनेज कर रहा होता है। आप सेंट्रलाइज फर्म बना देते हैं, वो आपके लिए डिफरेंट सप्लाई चेन्स को, डिफरेंट 3PLs को मैनेज कर रहा होता है। ये यहाँ पे खत्म। आखिरी चीज हम डिस्कस कर लें, वेयर हाउसिंग। अच्छा, वेयर हाउसिंग के अंदर ये सारा तो आपके काम का नहीं है, मुझे आपको तीन चीजें वेयर हाउस में समझानी है, ठीक है ना। एस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन टर्म से क्लियर हो और इन टर्म से हमारी आगाही हो। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कंसोलिडेशन। आप कभी कभार अपने 3PL सर्विस प्रोवाइडर्स को कंसोलिडेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कंसोलिडेशन होता क्या है? किसी भी डिसबर्स शिपमेंट को, किसी भी अनमैनेज शिपमेंट को एक साथ मैनेज करना, इसको हम इन जनरल पर्सपेक्टिव, इन जनरल लियो कंसोलिडेशन की कहते हैं, ठीक है ना। कंसोलिडेशन आपके लिए आपका 3PL सर्विस प्रोवाइडर्स कर रहे होते हैं। इस कंसोलिडेशन के जरिए ही आप एक अच्छी कॉस्टिंग, एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंसोलिडेशन इन जनरल क्या होता है कि आप मल्टीपल स्मॉल शिपमेंट्स को एक टेम्परेरी वेयर हाउस में जमा करते हैं और फिर इसको एक बल्क बना के लार्ज इकोनॉमिकल शिप आउट्स बनाते हैं, जो कि बाय रोड या बाय रेल या बाय ट्रेन या बाय सी आप ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऐसे सिनेरियो को हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अब कंसोलिडेशन किन पार्टीज के लिए इम्पोर्टेंट होती है या किन पार्टीज के लिए ज़रूरी होती है, सही है। सबसे पहले तो वो पार्टीज कि जो LCL शिपमेंट्स करवाती हैं, लेस देन कंटेनर लोड। अब लेस देन कंटेनर लोड में आपने तो उतने ही लोड का पैसा दिया जितना लोड आपने एक्वायर किया, ठीक है। आप कहते हैं कि यार मेरे मेरे से 2 पैलेट आने हैं, तो आप तो 2 पैलेट के पैसे देंगे। लेकिन अगर आपका 3PL सर्विस प्रोवाइडर खुद अच्छा कंसोलिडेटर नहीं है, या उसकी किसी अच्छे कंसोलिडेटर से सलाम दुआ जान पहचान नहीं है, तो वो आपके लिए LCL मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। या इन वाइस वर्सा, आप एक ऐसी कंपनी है कि जिनकी आपकी डेली बहुत सारी स्मॉल शिपमेंट्स आती हैं। आपके लिए एक तरीका तो ये है कि आप इन सारी स्मॉल शिपमेंट्स को छोटी छोटी गाड़ियों में जो है वो ट्रांसपोर्ट करें, ठीक है। या आप खुद एक बहुत बड़े कंसोलिडेटर बन जाए। फॉर एग्जांपल TCS। अब TCS के कराची के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, या जितने भी आपके एरिया छोटे छोटे आपकी शॉप्स हैं, वो क्या करती हैं, 5 बजे अपना काउंटर क्लोज करते हैं। फिर एक मिल्क रन चलता है, एक मिल्क रन की वैन चलती है, जो कि एक एरिया में या मल्टीपल एरियाज को पिकअप कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल गार्डन है, जमशेद रोड है, तारिक रोड है, बहादुराबाद है, इसके लिए एक मिल्क वैन चलेगी, छोटी गाड़ी चलेगी, जो कि सब जगह से शिपमेंट उठाएगी, सारे TCS के आउटलेट पे जाएगी, सब जगह से शिपमेंट उठाएगी और ले जाके अल्टीमेटली एयरपोर्ट के इनके मेन वेयर हाउस में डंप कर देगी, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीपल गाड़ियाँ, जो कि जिससे इसमें शो हुआ भाई, मल्टीपल गाड़ियाँ सब जगह से सामान उठा के, सब जगह से शिपमेंट उठा के अपने एयरपोर्ट वाले वेयर हाउस में जाएंगी और एयरपोर्ट वाले वेयर हाउस में उसको डंप कर देंगी। फिर वहाँ एयरपोर्ट वाले वेयर हाउस में सारी चीज़ें जमा होंगी। और फॉर एग्जांपल लाहौर की शिपमेंट है तो वो लाहौर की फ्लाइट को दे दी जाएगी। इस्लामाबाद की शिपमेंट है, इस्लामाबाद की फ्लाइट को दे दी जाएगी। और फिर वो एक बल्क बन के वहाँ इस्लामाबाद पहुंचेगा और वहां जाके क्या होगा, वहां जाके उसके साथ होगा ब्रेक बल्क, ठीक है। जब कंसोलिडेटेड शिपमेंट किसी पॉइंट से निकल के डिस्ट्रीब्यूशन वेयरहाउस में पहुंचती है, तो वहां उसको ब्रेक बल्क किया जाता है। जहाँ यहाँ पे आपने ये सिनेरियो किया कि आपने सारी छोटी शिपमेंट को जमा किया और एक वेयरहाउस में दिया, और वेयरहाउस से करके कंसोलिडेट करके उसको एक बड़ी शिपमेंट बना के भेजा। लेकिन जहाँ पे उसने पहुंचना है, वहां पहुंचने के बाद वो ब्रेक बल्क होगी, वहां पे वो छोटी छोटी शिपमेंट्स में डिवाइड होगा, और छोटी छोटी शिपमेंट में डिवाइड होने के बाद फिर अपने अपने पोर्ट पे जाएगा और वहां से आपको डिलीवर होगा। कंसोलिडेशन एंड ब्रेक बल्क का जो एक कॉम्बो है, यही आपकी सेम डे शिपमेंट या वन डे डिलीवर शिपमेंट को अप्रूव करता है। कि इसी की वजह से
आप कहीं भी अगर आप अपनी देखते हैं कि आपने प्रोडक्ट को सेम डे खरीदा है या 1 डे के बाद आपको दूसरे शहर में मिल रही है ना, तो वो इन दो सिनेरियोज की बेस पे ही मिल रही है, ठीक है। और ये हमने बहुत स्मॉलर स्कोप देखा। अगर इसका लार्जर स्कोप देखें तो जैसे दुबई का एक सेंट्रल टर्मिनल है, बहुत सारी शिपमेंट्स वाया दुबई आती है। तो वाया दुबई आने से पहले वो अपने मुल्क में कंसोलिडेट होती हैं, दुबई पहुंचते हैं, दुबई पहुंचने के बाद वो ब्रेक बल्क होके वापस जिस जिस पोर्ट पे उसने जाना होता है उस पोर्ट पे जा रही होती है। इसी तरीके से जो हम कनेक्टिंग फ्लाइट्स देखते हैं, तो कनेक्टिंग फ्लाइट्स का सिनेरियो इस तरीके का ही होता है कि बहुत सारे डिफरेंट मुल्कों से वो फ्लाइट्स दुबई पहुंचती हैं, और फिर दुबई में पहुंचने के बाद उनको सेम डेस्टिनेशन के लोगों को एक ही फ्लाइट में जमा किया जाता है और कंसोलिडेट करके उनको उनकी रिक्वायर्ड लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। फिर आती है क्रॉस डॉकिंग। अब ये क्रॉस डॉकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? मैन्युफैक्चरर के वेयर हाउस से जब ये प्रोडक्ट निकल रही होती है ना, तो ये लार्जर कंटेनर्स में निकल रही होती है, लेकिन हर हर शहर के रूल्स डिफरेंट है। जैसे कराची का ये रूल है कि जो लार्जर कंटेनर है वो रात को एक स्पेसिफिक टाइम के अलावा शहर के अंदर मूव नहीं कर सकते। लेकिन आपकी सप्लाई चेन तो 24/7 चल रही है, तो आपको फिर शहर के बाहर ये क्रॉस डॉकिंग फैसिलिटीज बनानी होती है कि जहाँ पे आप लार्जर कंटेनर्स को भेजें, वो वहाँ पे अपना प्रोडक्ट डंप करें, और डंप करने के बाद कंसोलिडेट होके, ठीक है, या ये कहेंगे कि अरेंज होके वो छोटी छोटी शिपमेंट्स में आपके स्टोर्स या आपके लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन इस क्रॉस डॉकिंग के अंदर होता क्या है कि अब ये ए और बी एक ही कंपनी का माल हो सकता है, एक ही कंपनी के दो माल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सी कंपनी है, तो पेप्सी पेप्सी का भी कंटेनर भेज रही है, 7 अप का भी भेज रही है, मरिंडा का भी भेज रही है, और ड्यू का भी भेज रही है कराची या लाहौर। तो लाहौर के बाहर वो ऐसे क्रॉस डॉकिंग फैसिलिटी के ऊपर डंप करेंगे और फिर वहां पर उनका काम खत्म। फिर ये क्रॉस डॉकिंग फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ एरिया या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोर उसको एक कंटेनर अरेंज करेगी छोटा, या गाड़ी अरेंज करेगी और डिलीवर कर देगी। इससे होता क्या है, इससे इससे आपकी कॉस्ट बहुत सेव होती है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल क्रॉस डॉकिंग नहीं है तो ये बड़ा कंटेनर शहर के अंदर एंटर होगा और फिर एक एक स्टोर पे जाके माल डिलीवर करेगा, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, टाइम इफेक्टिव भी नहीं है। बट ये क्रॉस वर्किंग फैसिलिटीज आपके लिए ऑर्डर मैनेजमेंट कर रही होती हैं, और फिर एरिया वाइज या स्टोर वाइज वही चीजें भेजती हैं कि जो जरूरत होती है, ठीक है ना। ये क्रॉस वर्किंग की एक और एग्जांपल है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे तो सारे बड़े कंटेनर आके डिलीवर कर गए। अगर क्रॉस डॉकिंग ना हो तो होगा क्या कि ये जो बड़ा कंटेनर है ये सारे स्टोर पे खुद डिलीवर करेगा। इससे ना ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, ना ये टाइम इफेक्टिव सोल्यूशन है। और बहुत केसेस में तो ऐसे एरियाज पे डिलीवरी चाहिए होती है कि जहाँ पे कंटेनर जाने की जगह ही नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आप कोशिश करते हैं कि क्रॉस डॉकिंग रखें। क्रॉस डॉकिंग में होता है कि जो बल्कि कंटेनर्स हैं वो डिलीवर कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे, और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स फिर स्टोर्स के ऑर्डर के मुताबिक वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गाड़ियाँ भेज रहा होता है। छोटी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, बड़ी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, शेजोर की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्रोडक्ट भेजने हैं, वो एक्यूरेटली वही प्रोडक्ट भेजता है ताकि वो टाइमली भी पहुंच जाए, ना कस्टमर सफर करे ना रिटेलर सफर करे, ठीक है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज पे। 5 टाइप के वेयर हाउस हम जनरली डिस्कस करेंगे। आप लोग सब हो ना भाई? बिल्कुल आवाज गायब हो गई है आपकी। जी सर, यहीं पे जी हैं। सर यहाँ पे है। जी समीर सर तुम यहीं पे है। तुम सोए नहीं ना? समीर, जी सर। सोए नहीं हो ना? नहीं सर। तुम्हारी आवाज जो है ना वो ऐसी ऐसा नशे किस्म की आवाज आ रही है तुम्हारी, हाँ बेहतरीन। हाँ। ऐसा लग रहा है कि अभी मैं क्लास बंद करूंगा ना तुम गिर जाओगे कहीं गायब। ऐ- ऐसे ही होगा सर, अभी बस बंद होगी मैं यहीं पे गिर जाऊंगा। जबरदस्त यार, ये वैसे हिम्मत है तुम लोगों की यार। मेरी भी है, बट तुम लोगों की ज्यादा। रात को भी तुम लोग सब जाग रहे थे, उसके सर बाद आपको तो आदत है ना सर सुबह उठने मुझे सुबह उठने की बिल्कुल आदत नहीं है हमजा यार, यकीन कर। मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है सुबह उठना, पता है। तू मुझसे रात में जितना काम करवाने का तू मुझे फजर तक जगवा ले, कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो टाइम है ना, वो जो एक मूवी में था ना, छोड़ें सर, कुंभकर्ण का कोई टाइम। क्लास बंद करें सो जाते हैं। तला तू तो मत बोल तुम भी भाई। ऊपर से तुम जो है तुम तो मत बोलो तला साहब। तुम्हारे तुम्हारे जख्म मुझे पता है, तो तुम तो बिल्कुल मत बोलो अभी। नहीं नहीं सर, जख्म नहीं, कमजोरियां। हद अदब।
तो 5 तरीके के वेयर हाउस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होते हैं प्राइवेट वेयर हाउसेस। अब कंपनीज जब मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती हैं, या आप एक लॉजिस्टिक मैनेजर हो और आपको ये टास्क मिला है कि कोई लॉन्च करनी है, ठीक है ना, तो लॉन्च करने से पहले क्या होता है, एक एक्सेस किस्म की प्रोडक्शन होती है, और फिर उस प्रोडक्शन को आपको स्टोर्स पे और मतलब शॉप्स पे डिलीवर करना होता है। तो एक्सेस प्रोडक्शन करने के लिए ना आपको कभी कभी एक्सेस वेयर हाउसेस, एक्स्ट्रा वेयर हाउसेस चाहिए होते हैं। तो कंपनीज कोशिश करती हैं कि कुछ प्राइवेट वेयर हाउस को फॉर अ लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम वो एक्वायर कर लें या हायर कर लें, ठीक है ना। तो प्राइवेट वेयर हाउस होते क्या हैं कि जनरली कंपनीज के अपने ओन वेयर हाउसेज होते हैं, ठीक है, या किसी कंपनी के वेयर हाउस होते हैं, किसी और कंपनी के। लेकिन इनकी जो ओनर जो वेयर हाउसेस के टर्म्स है ना, ये टाइप्स हैं, ये सिर्फ ओनरशिप मॉडल पे है, ठीक है ना, कि ओन एंड मैनेज अगर किसी कंपनी के साथ है तो वो प्राइवेट वेयर हाउस है। प्राइवेट वेयर हाउस का मतलब ये है कि उस कंपनी के अलावा किसी और कंपनी का सामान वहाँ रह नहीं सकता, ठीक है ना। ठीक है, तो अब अपनी वो इन्वेंट्री लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, लॉन्ग रन एक्सपेक्टेशंस को मेंटेन करने के लिए, या किसी भी वजह से वो एक वेयर हाउस बनाते हैं जिसका ओनरशिप टाइटल उन कंपनी का ओन एंड ऑपरेटेड होता है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन है कि फार्मर अपनी फील्ड के पास, होलसेलर रिटेलर अपने बिजनेस सेंटर के पास, और मैन्युफैक्चरर अपने फैक्ट्रीज के पास इनको बनाते हैं अपनी प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए। तो जिनकी ओनर एंड ऑपरेशन या ओनर एंड मैनेजमेंट किसी एक टाइटल पर डिपेंडेंट हो, वो होते हैं प्राइवेट वेयर हाउस। इसका ऑपोजिट है पब्लिक वेयर हाउस। अब पब्लिक वेयर हाउस क्या होता है, कुछ लोग वेयर हाउसिंग को एज बिजनेस लेते हैं। तो उनके पास जगहें होती हैं, वो जगह को एक्वायर करते हैं, बनाते हैं, शटर वगैरह डालते हैं, लोग रखते हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए, और वो फिर आपको पर स्क्वायर फीट रेंट पे देते हैं। कोरंगी के अंदर बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं, 3PL के, TCS के, बहुत सारे बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं कि जो सीजनल हैं और ऑफ सीजन आपके लिए अवेलेबल हैं, या आप अगर चाहें तो वो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपके साथ, पर स्क्वायर फीट आप उनको रेंट देते हैं, और और उसकी मतलब उसकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी उनकी जिम्मेदारी होती है। मैनेजमेंट जो कंपनी सामान रखेगी वो खुद करती है, हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट, और कभी कभार हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट के साथ भी होते हैं। तो जब वेयर हाउसिंग को एज बिजनेस कंसिडर किया जाता है तो वो पब्लिक वेयर हाउसेज कहलाते हैं। तो ये पब्लिक वेयर हाउसेज आर अवेलेबल टू रेंट होते हैं किसी के लिए भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ वेयर हाउसेज सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के ओन एंड ऑपरेटेड होते हैं। कुछ वेयर हाउसेज 100% प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट ओन प्रॉपर्टी होते हैं, कि जो सिर्फ वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी देने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं गवर्नमेंट वेयर हाउस। ये वो वेयर हाउस होते हैं कि जो ओन ऑपरेट एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट होते हैं। इसके अंदर अब पब्लिक वेयर हाउस में फर्क क्या है, पब्लिक वेयर हाउस के अंदर पब्लिक ओनरशिप होती है, कोई एक फर्म या कोई एक पर्सन उसको ओन कर रहा होता है। लेकिन गवर्नमेंट वेयर हाउस के अंदर वो गवर्नमेंट ओन कर रही होती है। और गवर्नमेंट वेयर हाउस जनरली आपकी जो फसलें होती हैं, आपकी जो ग्रेन्स होती है, उनके लिए ओन्ड होते हैं। जब आप उनकी काश्त करें तो उनको गवर्नमेंट के वेयर हाउस में रखें, ताकि जब आप सेल कर रहे हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन बार बार ना देनी हो, गवर्नमेंट अपने वेयर हाउस से आपसे खरीद ले। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर कस्टमर टाइमली रेंट नहीं पे कर सकता, तो अथॉरिटी जो है ना, वो रेंट जो है ना डिस्पोजिंग ऑफ गुड्स से रिकवर करती है। ये पब्लिक वेयर हाउस के अंदर ज्यादा नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट वेयर हाउस के अंदर ये बहुत होता है कि आप अगर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर पेमेंट नहीं कर सके तो आपकी जो सारी शिपमेंट है वो जब्त हो जाएगी, और फिर गवर्नमेंट उसको सेल करके अपना रेंट निकालेगी। फिर आते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। अब ये वेयर हाउस जो है ना, ये एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर के लिए ना, मतलब साय ऑफ रिलीफ है। बॉन्डेड वेयर हाउसेस की लोकेशन कहाँ होती है, बॉन्डेड वेयर हाउस की लोकेशन होती है नियर पोर्ट्स, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बॉन्डेड वेयर हाउस पोर्ट के आसपास ही होगा। अब बॉन्डेड वेयर हाउस होता क्या है, एक नॉर्मल लॉजिस्टिक साइकिल में या नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट साइकिल में आप क्या करते हैं, आपने इंपोर्ट किया प्रोडक्ट को, पोर्ट पे आया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपने पे किए, और आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे करने के बाद अपना प्रोडक्ट उठा के लेके चले गए। ये एक नॉर्मल साइकिल है। लेकिन कुछ कंपनीज प्रोडक्ट अपने मंगवाती हैं, और मंगवाने के बाद बॉन्डेड वेयर हाउस में रख देती हैं। अब इस बॉन्डेड वेयर हाउस में रखने से होता क्या है कि जब उस प्रोडक्ट का असल कस्टमर आता है ना, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको बॉन्डेड वेयर हाउस से छुड़ा रही होती है। अब बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर जो भी प्रोडक्ट है ना, उस प्रोडक्ट का एक ही फीचर है कि उस प्रोडक्ट की ड्यूटी एंड टैक्स नहीं पे किया गया, उस प्रोडक्ट की ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं पे किए गए, ठीक है। तो इसके अंदर
दो कैपेसिटीज हैं, एक है लैंडलॉर्ड और एक है बेली ऑफ गुड्स। लैंडलॉर्ड अपनी स्टोरेज प्रोवाइड करता है, बेली ऑफ गुड्स जो है ना वो केयर एंड हैंडल करता है गुड्स को और उसकी सर्विस चार्ज करता है, ठीक है। अब ये पोर्ट ट्रस्ट के ऑपरेटेड मॉडल हैं, मैं आपको इस मॉडल को पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल ओरिएंट एनर्जी है। अब ओरिएंट एनर्जी बहुत बड़ा सप्लायर है इंडस्ट्रियल जेनसेट्स का, इंडस्ट्रियल जनरेटर्स का। अब बहुत सारे केसेस में तो ओरिएंट इंपोर्ट करता है, और इंपोर्ट करता ही तब है कि जब कस्टमर की डिमांड आती है। लेकिन जो रूटीन चलने वाला आइटम है, रूटीन चलने वाले जनरेटर है, फॉर एग्जांपल अंडर 200 केवी के जनरेटर हैं जो बैंक्स और छोटे छोटे इदारे और रेस्टोरेंट्स जनरली परचेज कर रहे हैं। तो करते क्या है, ये लोग एक बल्क शिपमेंट मंगवाते हैं अपने पेरेंट कंपनी से, और उस बल्क शिपमेंट को मंगवाने के बाद वो बॉन्डेड वेयरहाउस में उसको लोड कर देते हैं। अब जैसे जैसे कस्टमर्स की डिमांड आती जाती है, जैसे जैसे कस्टमर के कंफर्म परचेज ऑर्डर आते जाते हैं, वो उन शिपमेंट्स को छुड़ाते रहते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है? फायदा होता है फाइनेंशियल बेनिफिट। आपका बहुत बड़ा अमाउंट स्टक हो जाता है जब आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे कर रहे होते हैं। और ये बॉन्डेड वेयरहाउस उन्हीं प्रोडक्ट के लिए इफेक्टिव है कि जिनकी टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज उनकी वैल्यू का 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, कभी कभार 500 टाइम्स होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को आपने इंपोर्ट किया और आपने ड्यूटी पे की, तो आपको एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, आप उसको इंपोर्ट करते हैं और बॉन्डेड वेयरहाउस में रख देते हैं। और जब आप कस्टमर को कोट कर रहे सर होते हैं, ये गाड़ियों के साथ भी ऐसे ही होता है कि शोरूम गाड़ियों के के साथ ओनर भी होता है, बिल्कुल बल्क गाड़ियों में के साथ भी मंगाते होता हैं? है। किसी भी प्रोडक्ट को आप देखो, पेपर पर नोट करो कि जिस प्रोडक्ट की एक तो शेल्फ, बॉन्डेड वेयरहाउस में रखने वाले प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। सबसे पहले तो उसकी शेल्फ लाइफ लंबी होगी। स्मॉलर शेल्फ लाइफ की प्रोडक्ट को कभी भी बॉन्डेड वेयरहाउस में नहीं रखा जाता, क्योंकि आपने बॉन्डेड वेयरहाउस में रखा, हैंडलिंग के अंदर ही वो प्रोडक्ट बर्बाद हो जाएगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसकी ड्यूटी, टैक्सेस बहुत हाई होंगे, ठीक है ना। कभी कभार 100-200 टाइम्स भी प्रोडक्ट के कॉस्ट के होंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट को आप बॉन्डेड वेयरहाउस में रख देते हो, जब आप कस्टमर को कोट कर रहे हो तो बॉन्डेड वेयरहाउस के जो सर्विस चार्जेस है वो आप अपनी कॉस्ट में शामिल करके कोट करते हो। कस्टमर आपको कंफर्म परचेज ऑर्डर या पेमेंट देता है, और आप उस प्रोडक्ट को बॉन्ड वेयर से छुड़वा के कस्टमर को सेल कर देते हो, ठीक है। इस वेयर हाउस की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसी भी पोर्ट पे, क्योंकि ये एक इम्पोर्टर को रिलीफ देता है कि यार मुझे बहुत बड़ा पैसा नहीं फंसाना, मैं बॉन्डेड वेयर हाउस में प्रोडक्ट रख सकता हूँ, और एक सर्टेन वक्त के बाद मुझे वो पेमेंट करनी है जब मेरे कस्टमर से आ जाए, ठीक है ना। अगर कस्टमर या सप्लायर खुद इम्पोर्टर है तो वो कभी भी बॉन्डेड वेयर हाउस को इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने लिए इंपोर्ट किए। लेकिन अगर कस्टमर ने किसी और के लिए इंपोर्ट किए, या कस्टमर ने विश टू सेल के साथ इंपोर्ट किए, और ऐसी प्रोडक्ट इंपोर्ट किए कि जिसके अंदर उसको पता है कि लॉन्गर रन में उसको बहुत इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है, तो वो बॉन्डेड वेयर हाउस में उस प्रोडक्ट को रख देता है, ठीक है। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, ये हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। और सर आखिरी जी जी बताइए। सर ये बॉन्डेड वेयर हाउस पब्लिकली ओन्ड होते हैं या पोर्ट गवर्नमेंट? ट्रस्ट, ओन्ड बाय पोर्ट ट्रस्ट, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पोर्ट ट्रस्ट। अब पोर्ट ट्रस्ट अगर आपका गवर्नमेंट के अंदर आता है तो गवर्नमेंट ओन हो जाएंगे, लेकिन पोर्ट ट्रस्ट एक एक अलग से अथॉरिटी होती है। जैसे स्टेट बैंक एक अलग अथॉरिटी है ना, इसी तरीके से पोर्ट ट्रस्ट भी अलग अथॉरिटीज होती है। गवर्नमेंट ओन होती है जनरली, लेकिन अथॉरिटीज होती है, अपने डिसीजन पावर होते हैं, अपनी टाइमिंग बताते हैं, सब कुछ उनका बैंक के साथ मर्ज होता है। ओके सर। और आखिर आते हैं क्लाइमेट कंट्रोल वेयर हाउस। अब क्लाइमेट कंट्रोल का मतलब सिर्फ और सिर्फ कोल्ड स्टोरेज नहीं है। क्लाइमेट कंट्रोल का मतलब हर वो कंट्रोल है कि जो आपको प्रोडक्ट के लिए चाहिए। अब बहुत सारे केस में तो आपको कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर ही चाहिए होते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ प्रोडक्ट भी रखने होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए आप भी क्लाइमेट कंट्रोल वेयर हाउस लेते हैं कि जिनके अंदर या तो आपका टेम्परेचर मेंटेन हो, या आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गैसेस एंड गैसेस की परसेंटेज इन एयर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। जिस भी प्रोडक्ट के लिए स्पेशल हैंडलिंग कंडीशंस हैं, उन वेयर हाउसेस को हम क्लाइमेट कंट्रोल वेयर हाउस कहेंगे। अच्छा, ये लास्ट आप लोगों के लिए डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन आपकी सिर्फ लर्निंग के लिए आपको बता रहा हूँ, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 PL, 2 PL, 3 PL, 4 PL एंड 5 PL। तो एक अगर इसको फार्मर की मिसाल से देखते हैं कि एक अगर फार्मर है जो खुद एग्स हैच कर रहा है और उनको खुद ही जाके डिलीवर कर रहा है, तो वो 1 PL है।
अगर एग्स हैच कर रहा है लेकिन उसको किसी और के जरिए डिलीवर करवा रहा है तो वो 2PL है। और एक और सिनेरियो है कि एक कंपनी है कि जो फार्मर से एग लेती है, पैक करती है, वेयर हाउस करती है और शिप करती है, तो वो उसकी 3PL सर्विस प्रोवाइडर है। एक और कंपनी है जो फार्मर के लिए ग्लोबली 3PLs को मैनेज कर रही है, तो वो 4PL। और सबसे इंटरेस्टिंग है 5PL, कि जिसके अंदर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी आउटसोर्स कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही है, पिक कहीं और से हो रहा है, शिप कहीं और हो रहा है, और सेल कहीं और हो रहा है, वो 5PL है। ये 5PL आपकी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है कि जिसके अंदर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और पूरी दुनिया के अंदर आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ना बना खुद रहे हैं, ना डिस्ट्रीब्यूट खुद कर रहे हैं, बट आप सिर्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं। और एक और कोई कंपनी है जो आपके लिए मैनेज कर रही है, या आप खुद कंपनी बन के किसी और के लिए मैनेज कर रहे हैं, तो ये आपकी 5PL सर्विस प्रोवाइडर है। ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, आपका कोर्स यहाँ पे खत्म। कोई सवाल? नहीं सर। नैना, महक? नहीं सर। सर वैसे ये जो मेरा नाम है, ये सामने क्यों आना शुरू हो गया? ये ऑटोमेटिकली आ रहा है भाई। अच्छा, पहले नहीं आता था ना, तो आप मेरा नाम नहीं लेते थे। पहले नहीं आता तो नाम नहीं लेते थे। जी। अब आ गया तो ले लिया नाम आपका। इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सर वैसे आपने कहा था कि आप स्लाइड्स वगैरह देंगे इम्पोर्टेंट की। बिल्कुल, मैंने अभी क्लास शुरू होते ही ये बात फिर से बोली है कि पेपर रेडी करके मैं आपको इम्पोर्टेंट की स्लाइड दे दूँ, लेकिन वो सही सर। रिव्यू स्लाइड होगी, याद रखिएगा। मतलब उसके नीचे डिस्क्लेमर लिखा हुआ होगा कि इसका असली हालत में पेपर से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ रिव्यू के लिए। पेपर की तैयारी करनी है तो जितना पढ़ा है वो सब रिव्यू करो, मतलब मिड टर्म के बाद खास तौर पर। ये उन लोगों के लिए कि जो आखिरी दिन बैठेंगे और जो पूरी कोशिश करेंगे कि वो फेल हो जाए, लेकिन मैं फेल नहीं होने दूंगा उनको। ये उनके लिए कि पास होने के लिए सिर्फ उनको सर ये आप पढ़। प्लीज बाकी जो मार्क्स है ना असाइनमेंट वगैरह के, वो बहुत अच्छे दीजिएगा ताकि हमारा बहुत अच्छा ग्रेड बने। वाह। फाइनल फॉर्मेट के लिए तो पढ़ ही लेता है बंदा। और किसी की कोई रिक्वायरमेंट? चाट में मसाला किसी को ज़्यादा चाहिए? पापड़ी अलग से चाहिए किसी को? मीठा चाहिए सर, मीठा मीठा +5 चाहिए? पूरी क्लास के लिए। सर हामिद देखो, जी अच्छा है मिर्सर इसका। मिर्सर फाइनल तो ऑन कैंपस है ना, तो उसमें आप दे ही देंगे अच्छे, वो तो हमें पता ही है। लेकिन असाइनमेंट वगैरह में प्लीज सर दे दीजिएगा। सर असाइनमेंट में सबमिशंस देख लीजिए। बिल्कुल। नैना ने फुल बात फुल की ना, देखो देखो, नैना ने जो बात की ना वही होगी, और कोई काम नहीं सर होगा, मैं मतलब पहले हम बता। लोग मैटर नहीं करते क्या? नहीं, आप मतलब लोग मैटर करते हैं, लेकिन देखो, दो दो लीडर हैं आपके पास। एक शामिर है जो आपके लिए बेचारा पहले दिन से फाइट कर रहा है ना, सर ये नहीं आया, सर इसकी तबीयत खराब है, सर इसके पेट में दर्द है, ठीक है। और एक आपके नैना कि जिसने पहले दिन से पूरी कोशिश की कि मैक्सिमम आपकी लर्निंग अच्छी हो। सही सर। सही है, सही है। समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। सर जो ऐसी बात है। कोई बात नहीं है। यार देखो, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, तुम फिर भी गलत समझ रहे हो यार मुझे, नहीं कैसे नहीं सर, रुको? हम समझ गए, आपको कहने की जरूरत नहीं है, हमने जी आपकी दिल की सर। आवाज सुन ली। सर जलने की बदबू आ रही है। किससे? वो आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। चलो, सर आप आखिरी सर आप अटेंडेंस। खड्डा कराना चाह रहे हैं मेरे को लगता नाजिया निशात है आखिरी है। दिन। नेहा? प्रेजेंट सर। जी फाइंड प्रेजेंट सर। नाजिम अली? सर बस लगा दें सबकी प्रेजेंट, आखिरी क्लास है, कौन सा कुछ अब प्रेजेंट सर। ईशा आने दें। वाहिद? प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद हसन महमूद काजी? मिर्जा वलीद बेग? प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा? प्रेजेंट। अब्दुल कादिर? प्रेजेंट सर। हमजा इकबाल भट्ट? सैयदा अरीशा आलम? ईशान जुमानी? प्रेजेंट सर। ईशान जुमानी? प्रेजेंट।
आवाज बहुत स्लो आ रही है। शाहजेब इमरान, नैना राज, अब्दुल वहाब, प्रेजेंट सर। हमायल अदील, Present, sir. हारिस अहमद खान यूसुफी, प्रेजेंट सर। अम्मार मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। शामिर प्रेजेंट, एमन जफर, Present, sir. मोहम्मद फाइज खान, प्रेजेंट सर। जुनैद आतिफ, आदिल, उसामा बिन फैसल, प्रेजेंट सर। अहमद यार खान, अरहम फारूक, मोनिस आलम, प्रेजेंट सर। हसन अहमद रब्बी, दानियल गनी, प्रेजेंट सर। इबादुल्लाह, तला शकील प्रेजेंट, निमरा मिर्जा, प्रेजेंट सर। शामिर कुदवाई। यार ये शामिर 2 क्लासों से नहीं आ रहा, खैरियत है इसके साथ? सर मैं पूछ लूँगा क्या हो गया, सब खैरियत है, मैं पूछता हूँ। एहसन सलमान, इससे जरा खैरियत पूछ लेना भाई। प्रेजेंट सर। आज जुनैद, प्रेजेंट जहरा सर। मार्केट शेख अभी गई है, मसवा खुर्रम, Present, sir. Present, sir. इब्राहिम मुजम्मिल, प्रेजेंट सर। अनुषा इश्तियाक खान, उसामा आमिर, सर अनुषा प्रेजेंट थी मेरे ख्याल से, अभी उसामा शायद आमिर, डिस्कनेक्ट हो गई मुदस्सिर, होंगी। महक, प्रेजेंट सर। हैदर, हैदर आया था अभी। प्रेजेंट सर। सर नैना है, सर डिस्कनेक्ट हो गया था। नो प्रॉब्लम।